हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से समझा होगा। लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था व्हीटस्टोन ब्रिज, है कि नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने समझाया था। स्टूडेंट्स, आज उसी को ही यूज़ करेंगे, बेसिकली वही चीज़ और एक बार देखेंगे। तो आज का क्लास इस बेसिकली लास्ट का क्लास ही है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। तो अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर है तो आज का क्लास आपको मतलब 90% एंड अबव आपको पता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वेयर ब्रिज, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एंड बेसिकली मीटर ब्रिज और स्लाइड वेयर ब्रिज इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली, ठीक है। वैसे हम लोग इसको कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर ब्रिज और स्लाइड वेयर ब्रिज हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो दिस इज बेसिकली मीटर ब्रिज। आप लोगों के प्रैक्टिकल लैब में भी होता है, ठीक है। एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड के ऊपर ये सेटअप फिक्स्ड होता है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, और हाउ इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी दिखाऊंगा। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है ध्यान से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको एल शेप का दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, दीज आर बेसिकली कॉपर स्ट्रिप्स। क्या है? कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते हो दे आर कंडक्टर्स, ठीक है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, तो शेड कर दो क्या, ये वाला एंड ये वाला, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान देते रहना। यहां से यहां तक एक वायर होता है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया। वैसे आपको वो वायर ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग रखने के लिए इसको ब्लू कलर से समझाया। सो यहाँ से यहाँ तक एक 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, या आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर लेंथ का वायर होता है। बिकॉज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर, दैट इज वाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज। दैट इज वाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज। तो क्या बोल रहा था स्टूडेंट्स में कि यहां से यहां तक कॉपर स्ट्रिप के इस पॉइंट से इस कॉपर स्ट्रिप के यहां तक एक वायर लगा हुआ रहता है, ठीक है। कितना लेंथ होता है उस वायर का? 1 मीटर, या आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, वो वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। मतलब यहां पे मोटा, यहां पे पतला, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सेम थिकनेस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए स्टूडेंट्स, ये भी ये भी हम लोग को लैब्स में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, स्टूडेंट्स लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लोग प्लीज़ इस वायर को ज़्यादा टच मत कीजिए, ठीक है। इस वायर के साथ ज़्यादा हम लोग इसको ज़्यादा टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है, उसका थिकनेस में चेंजेस आ सकता है, ठीक है। और उसका यहाँ से यहाँ तक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हो इसका थिकनेस जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, सेम थिकनेस का होना चाहिए, या आप बोल सकते हो सेम यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर?
क्लियर। नेक्स्ट, ये वायर किस चीज का होता है? तो स्टूडेंट्स ये वायर होता है, एकदम रिलैक्स, ये वायर होता है कॉन्स्टेंटन या मैंगानीन का। ये मैंगानीन का होता है, मैंगानीन वायर होता है या कॉन्स्टेंटन वायर होता है। स्टूडेंट्स, बोथ दिस कॉन्स्टेंटन एंड मैंगानीन दे आर एलॉय, दे आर एलॉय। ठीक है। अब बोलेंगे अभी क्यों सर कॉन्स्टेंटेंट और मैंगानीन का वायर लगाया गया, कॉपर वायर भी तो लगाया जा सकता था। तो स्टूडेंट्स आंसर इज, हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, यस और नो? टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है। विथ चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंजेस। लेकिन स्टूडेंट्स इन केस ऑफ एलॉय, इन केस ऑफ एलॉय टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है लेकिन नेग्लिजिबल चेंजेस होता है। ठीक है। इन केस ऑफ एलॉय विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रेजिस्टेंसेस में चेंज लगभग, मतलब चेंज बहुत कम होता है। और मैंगानीन एंड कॉन्स्टेंटन ये दोनों ऐसे एलॉय है जिनका रेजिस्टेंस लगभग आप बोल सकते हो चेंज होता ही नहीं है। क्या चेंज नहीं होता है? रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। क्लियर? क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैंगानीन का वायर लगाया या कॉन्स्टेंटन का वायर लगाया इसीलिए जिससे कि जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है। और अगर टेम्परेचर में चेंजेस आए तब भी इस वायर का रेजिस्टेंस में चेंजेस ना आए। ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने लगाया कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन का वायर। ठीक है। अगर आप कॉपर लगा देंगे तो टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारा बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है कि मैंगानीन या कॉन्स्टेंटन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स, अल्फा पढ़ाया ना मैंने इन लेक्चर 4 आई थिंक। ठीक है। तो बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि मैंगानीन या कॉन्स्टेंटन का वायर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज अल्फा का वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत कम। सो घुमा फिरा कि यही मतलब आता है, इसका भी मतलब एक ही है कि इनका रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ लगभग चेंज नहीं होता है, या आप बोल सकते हो इनका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होता है। क्लियर? क्लियर। तो इसको लेके और इतना बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हो गया यहाँ तक? हो गया सर। नेक्स्ट, यहां पे है एक लगा हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होगा जहां पे आप अपना मन चाहा रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप लैब में मिल जाएगा आपको। अगर आप 1 ओम वाला प्लग को उठाओगे इसका मतलब यहाँ पे आपने 1 ओम रखा। आप 2 ओम वाला प्लग को उठाओगे तो बेसिकली आपने यहाँ पे 2 ओम रखा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जहां से आप रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज नोन,
दिस इज नोन, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख के रख सकते हो नोन, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों गैप के बीच में हम लोगों ने और एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका नाम तो हम लोगों ने एस दिया, बट दिस इज अननोन। यही वो रेजिस्टेंस है जो हम लोगों को निकालना है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ए और सी के बीच में ही हम लोगों ने सोर्स ऑफ ईएमएफ या ईएमएफ डिवाइस लगाया जिसका ईएमएफ का वैल्यू है ई, ठीक है। यह है हम लोग का स्विच। अगर डॉट दिया हुआ है मतलब स्विच ऑन है, या आप बोल सकते हो स्विच क्लोज्ड है, और अगर डॉट नहीं देंगे तो स्विच ऑफ है, या आप बोल सकते हो सर्किट ओपन है। क्लियर है यहाँ तक? ना क्वेश्चन अराइजेस, और एक चीज लास्ट, एक चीज बोलना भूल गया स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देते हैं। पॉइंट डी और पॉइंट बी के बीच में ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट डी और पॉइंट बी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आप बोलेंगे ये क्या है सर? स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है, अगर ऐसे रहता है ना कहीं पे, अगर आपको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला वायर के ऊपर से आ रहा है, बिना टच होके आ रहा है, ठीक है। ये वाला वायर के ऊपर से आ रहा है बिना टच होके, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक वाला वायर जो है ये ब्लू वाला वायर के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली डी और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज सर? हाउ इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? ध्यान से देखना है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस मीटर ब्रिज इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ करके रखा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कंपेयर दिस टू, जिससे कि हम लोग को क्लियर हो जाए कि यस दिस इज नथिंग बट व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली। क्लियर? सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। सो अगर ये पॉइंट का नाम ए दिया मतलब दिस एंटायर प्लेट इज ए, अगर इस पॉइंट का नाम मैंने डी दिया दैट मीन दिस एंटायर प्लेट इज डी। सर मेटल प्लेट्स, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स है। अगर मैंने ये पॉइंट का नाम सी दिया मतलब दिस एंटायर प्लेट इज सी, ठीक है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से ये जहां पे अगर टच किया, इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। क्लियर? तो ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ए और डी के बीच में कौन है? आर। ए और डी के बीच में कौन है? आर। यहाँ पे देखिए ए और डी, ये ए है, पूरा ए है। ए और डी के बीच में कौन है? आर। क्लियर? क्लियर? ये आपने कहां से सिलेक्ट किया? फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट, ए एंड बी के बीच में है पी, तो ए एंड बी के बीच में है पी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज पी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज पी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, तो मैंने क्या दिखाया अभी तक कि ए और डी के बीच में आर है, ए और बी के बीच में पी है, तो ए और बी के बीच में पी है, ए और डी के बीच में क्या है? आर। क्लियर? नेक्स्ट, बी और सी, सी और बी के बीच में क्या है? क्यू। सी और बी के बीच में क्या है? क्यू। नाउ व्हाट इज क्यू स्टूडेंट्स? क्यू है यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, ठीक है। पी था यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, ए से बी तक का वायर का रेजिस्टेंस। व्हाट इज क्यू? बी से सी तक का रेजिस्टेंस। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सी और बी के बीच में क्यू,
सी और बी के बीच में क्यू। कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन है टॉपिक खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सी और डी के बीच में एस, सी और डी के बीच में एस, सी दिस इज डी, सी और डी के बीच में एस विच इज अननोन, जो मुझे निकालना है। नेक्स्ट ध्यान देते रहना है। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, बी एंड डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये सब वायर है, टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट्स। बी और डी के बीच में कौन? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे भी बी एंड डी के बीच में क्या है? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, ए से निकला, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है बेसिकली ईएमएफ डिवाइस। तो यहाँ पे भी देखिए ए से, ए और सी के बीच में कनेक्टेड है ईएमएफ डिवाइस और एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है। तो हुआ कि नहीं सेम सर्किट? हुआ ना सेम? ठीक है ना? क्लियर? सो दिस इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज एंड वी नो एवरीथिंग अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो ध्यान देना है, अभी ध्यान देना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो दिख रहा है ना एरो जैसा मैंने दिया है, यहां पे जोकी लगा हुआ रहता है। क्या बोला मैंने? जोकी। जोकी इज बेसिकली अ हार्ड कंडक्टर विथ पॉइंटेड एंड, मतलब कुछ ऐसे है, ठीक है, पेन जैसा है, पेन जैसा, ठीक है, हार्ड कंडक्टर है बेसिकली। क्लियर? तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट्स जोकी को हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। हाँ, जोकी को हम लोग ए से स्लाइड करवाना शुरू करेंगे। ए पे रखेंगे, वायर पे रखेंगे और धीरे 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 स्लाइड करवाएंगे। तो इनिशियली स्टूडेंट्स मुझे गैल्वेनोमीटर में दिखेगा कि डिफ्लेक्शन दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इनिशियली क्या करते हैं हम लोग, एक बार ए पे लगाते, एक बार सी पे लगाते। किसको लगाते हैं? जोकी को। इसको उठाते हैं ऐसे, एक बार ए पे लगाया, एक बार सी पे लगाया। तो मुझे गैल्वेनोमीटर पे एक बार इधर डिफ्लेक्शन मिलेगा और एक बार उधर डिफ्लेक्शन मिलेगा। ध्यान से, एक यहाँ पे एक कांटा होगा, कांटा एक बार इधर डिफ्लेक्शन देगा और यहाँ पे जब लगाएंगे एक बार इधर डिफ्लेक्शन देगा। तो एक बार इधर दे रहा है, एक बार उधर दे रहा है। इसका मतलब बीच में तो कोई एक पॉइंट होगा तो जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा, मतलब ऐसा रहेगा। सिंपल, एकदम सिंपल, महा सिंपल। आप जब जोकी को एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, मैंने सेटअप पूरा एक्सप्लेन कर दिया एंड हाउ इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन। अभी मैंने क्या किया, जोकी को उठाया, एक बार ए पे लगाया, एक बार सी पे लगाया। ए पे लगाया, ऐसे डिफ्लेक्शन दिया, सी पे लगाया, ऐसे डिफ्लेक्शन दिया। तो बीच का तो कोई एक पॉइंट होगा ना जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा पॉइंटर। समझ में आया? मुझे बेसिकली वही पॉइंट निकालना है। सो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो यहां से आप स्लाइड करते करते जाओ, करते करते जाओ, करते करते जाओ, जाओ 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 जाओ, आपको मिल गया एक पॉइंट बी। ध्यान से, बहुत ध्यान देना है बहुत इजी। आपको मिल गया एक पॉइंट बी। पॉइंट बी का स्पेशल मतलब वाई पॉइंट बी स्पेशल? स्टूडेंट्स पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे मिला जहां पे जब मैंने जोकी को रखा तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट बी पे रखते ही या पॉइंट बी पे जैसे ही जाके जोकी पहुंचा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। So that point is known as null point. क्या पॉइंट? null point. और गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, if there is no deflection in the galvanometer, that means गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। और अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है
हम लोगों ने ये सिर्फ पढ़ा हुआ है. That means the bridge is balanced. Or you can say potential at B equals to potential at D. Potential at B equals to potential at D. Or potential difference across the galvanometer is 0. ठीक है. So अगर galvanometer से करंट नहीं जा रहा है तो galvanometer the bridge is balanced, and we know that if the bridge is balanced, then R by S equals to P by Q. Yes, yes, yes sir. या आप लिख सकते हो. ध्यान देना है स्टूडेंट्स. Instead of writing P, what is P? सर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, मतलब सुनना ध्यान से. यहां से नल पॉइंट तक जो लेंथ होगा उसका रेजिस्टेंस, तो वो लेंथ हम लोगों ने माना L. So total length is 100 centimeter. If this length is L, then this has to be 100 minus L. ठीक है. तो what is P? यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, यहां से नल पॉइंट तक का रेजिस्टेंस. दैट मीन्स दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ ऑफ द वायर. यस और नो? तो आप लिख लीजिए यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ. ठीक है. कोई प्रॉब्लम? नो. तो व्हाट इज Q? Q है C से नल पॉइंट तक का लेंथ का रेजिस्टेंस. C से नल पॉइंट तक का लेंथ का रेजिस्टेंस. तो इफ दिस इज L, दिस इज 100 माइनस L. तो यहां पे आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज Q? ये वाला लेंथ का रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ. थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स. इंस्ट्रूमेंट पे यहां पे एक मीटर स्केल भी लगा हुआ रहता है. स्केल यहां पे आपको एक स्केल भी फिट किया हुआ मिलेगा जिससे कि आप ये लेंथ्स मेजर कर पाओ. ठीक है. यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट देखते हैं. इम्प्लाइज R by S. स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, रो L बाई ए. तो L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L बाई ए. ठीक है. और 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? रो लेंथ के जगह पे लिखेंगे 100 माइनस L बाई ए. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सेम रखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यस. तो अगर आप ज़्यादा टच करेंगे, इसको ज़्यादा पकड़ेंगे वायर को, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा. और चेंज होगा तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो आपका आंसर गलत आए. ठीक है. इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे while performing the experiment, जिससे कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो पाए. मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक जगह का सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे. और रेजिस्टिविटी तो नेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है. और यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम नेचर का ही है, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटन. ठीक है. कोई प्रॉब्लम? नो. सो इम्प्लाइज R by S equals to L by 100 minus L. क्या R हम लोगों को पता है? हाँ सर, वो तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोगों ने ही सिलेक्ट किया. इट्स नोन. क्या L हम लोगों को पता है? हाँ सर. व्हाट इज L? तो स्टूडेंट्स यहां से नल पॉइंट तक का लेंथ, वो तो यहाँ पे स्केल लगा हुआ रहेगा, L लेंथ निकाल लेंगे. सो वी नो L. So friends, we know the value of L, we know R, तब तो S तो निकल गया ना यहाँ से. So therefore the unknown resistance S equals to R multiplied by 100 minus L by L. Clear?
समझ में आया? तो हम लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया। सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस अननोन रेजिस्टेंस विल बी बेसिकली अ वायर, एक वायर होगा, ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस एक वायर होगा। ये तो हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं जिगजैग वे से, लेकिन इन रियलिटी रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली एक वायर होता है, ठीक है। यहां पे एक वायर होगा। तो अगर हम लोग को मान लीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर निकालना है, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला, उसका रेजिस्टिविटी निकालना है, इसका। यहां पे जो वायर लगा हुआ रहेगा, जिसका अननोन रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी अभी निकाला, मान लेते हैं कि उसका मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट का बात कर रहा हूं। तो उस वायर को हम लोग यहां से निकाल के लाएंगे। उस वायर का हम लोग लेंथ मेजर करेंगे। यहां पे एक वायर होगा, वायर, उस वायर को निकाल के लाएंगे, उसका लेंथ मेजर करेंगे उस वायर का, ठीक है। और क्लास 11 में आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर यूज किया होगा। उस वर्नियर कैलिपर के हेल्प से उसका थिकनेस यानी कि डायमीटर मेजर करेंगे। अगर डायमीटर मेजर कर लिया तो डिवाइडेड बाय 2 करके उसका रेडियस निकाल लेंगे। और अगर रेडियस निकल गया, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने निकाल लिया। यस और नो? पाई आर स्क्वायर। और क्या निकाला? लेंथ। सो फिर से एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, इस वायर का, ये रेजिस्टेंस वायर का लेंथ मेजर किया बाय यूजिंग स्केल, और उसका थिकनेस मेजर किया, बेसिकली हम लोगों ने डायमीटर मेजर किया बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, ठीक है। या आप स्क्रू गॉज यूज कर सकते हो, स्क्रू गॉज, ठीक है। तो स्क्रू गॉज यूज करके उसका डायमीटर निकाला। तो डायमीटर अगर निकाल गया तो डिवाइडेड बाय 2 करके रेडियस निकल गया। अगर रेडियस निकल गया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थोड़ा मोटा करके अगर देखेंगे वायर, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज पाई आर स्क्वायर। यस, तो स्टूडेंट्स इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस का तो नाम आपने एस दिया, तो आप लिखेंगे एस इक्वल्स टू रो एल बाई ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये अलग बोल रहा हूं, अलग से बात कर रहा हूं। ये वाला एल ये नहीं है, दिस एल इज नॉट दिस एल, क्लियर? दिस एल इज नॉट दिस एल, दिस एल इज लेंथ ऑफ दिस वायर, ठीक है। एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। एस हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया, तो एस अगर एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया, यहां पे बिठाएंगे तो रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगा। इस वायर का या इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगा। यस, कोई प्रॉब्लम? और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को कहते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो हम लोग कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो बेसिकली ये दो चीज पे आप ज्यादा ध्यान मत दो। हम लोगों ने इस मीटर ब्रिज के हेल्प से सबसे पहले क्या निकाला? अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? उसके बाद मैंने ये दोनों थोड़ा एक्स्ट्रा समझाया। एक्स्ट्रा समझाया मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वैसे इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सो हम लोगों ने देखा कि वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर ब्रिज which is basically Wheatstone bridge only, we can easily find, very easily we can find an unknown resistance। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इसका नाम स्लाइड वेयर ब्रिज क्यों है? बिकॉज while performing the experiment
हम लोगों ने यहाँ का जोकी को लिया, यहाँ पे रखा और जोकी को स्लाइड करता रहा। क्या करते रहे हम लोग? स्लाइड करते रहे। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वेयर ब्रिज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ गया ना? वेरी इजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे आपको R बाई एस इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L याद नहीं रखना है। R बाई एस इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L ऐसे याद नहीं रखना है। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड या व्हेन द जोकी इज एट द null point, when the bridge is balanced, or you can say when the galvanometer is not giving any deflection, or you can say when the jockey is at the null point. अब ऐसे थोड़ी ना याद रखेंगे R by S equals to L by 100 minus L। अब ऐसे याद रखना, this resistance by this resistance, this resistance by this resistance will be equal to this length by this length। ठीक है, या आप यहां से ऐसे भी देख सकते हो, R बाय यहाँ से 100 माइनस L इक्वल्स टू S बाई, सॉरी R बाई L होगा ना, R बाई, ये वाला L को इधर लेके आता है, R बाई L इक्वल्स टू S बाई 100 माइनस L। ठीक है, तो R बाई L इक्वल्स टू S बाई 100 माइनस L, मतलब R बाई दिस लेंथ इक्वल्स टू S बाई दिस लेंथ। तो आप ऐसे याद रखो, ये R बाई एल इक्वल्स टू एस बाई 100 माइनस एल, ऐसे नहीं। अब याद रखोगे ये रेजिस्टेंस बाई ये लेंथ इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस बाई ये लेंथ। और एक बार, दिस रेजिस्टेंस बाई ये लेंथ इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस बाई ये लेंथ। और ये लेंथ क्या है? यहां से नल पॉइंट तक का। और ये लेंथ क्या है? यहां से नल पॉइंट तक का। ठीक है, ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं। इन ए मीटर ब्रिज, मतलब यही वाला, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब जब ये सेटअप था तब ए से 60 सेंटीमीटर के दूरी पे, ए से 60 सेंटीमीटर के दूरी पे नल पॉइंट मिला। ठीक है, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस, तो ये सेकंड केस है, तो पहला लाइन पे कंसंट्रेट करता है। इन ए मीटर ब्रिज, मतलब इन ए मीटर ब्रिज ना लिख के यहाँ पे इन द लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब इसका बात चल रहा है। सो इन द मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, सो फॉर दिस टू रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है, A से 60 सेंटीमीटर दूर, A से 60 सेंटीमीटर दूर नल पॉइंट मिला। दैट मींस इफ दिस इज 60 सेंटीमीटर देन दिस इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर? इफ दिस इज 60 देन दिस हैज टू बी 40, क्योंकि टोटल कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, केस 1 लिख देता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। यस और नो? दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, या आप दिस रेजिस्टेंस बाय दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस लेंथ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो R बाय S इक्वल्स टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ये कितना है? 60, और ये कितना है? 100 माइनस 60 यानी कि 40। ठीक है, सो implies R by S equals to 3 by 2. Let this be equation number 1. Next line देखते हैं। If now a resistance of 5 ohm, if now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, ठीक है, इस बार S के साथ, इस बार S के साथ और एक रेजिस्टेंस लगा दिया इन सीरीज। S के साथ कितना लगाया? 5। क्लियर?
If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, जैसे ही S के साथ 5 ohm को सीरीज में लगाया, the null point occurs at 50 सेंटीमीटर. जैसे ही यहाँ पे S था ना पहले, S के साथ जैसे ही 5 ohm को सीरीज में लगाया, नल पॉइंट कहाँ पे आ गया? 50 पे आ गया. तो 50 फ्रॉम ए बोलने का जरूरत नहीं. अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, या ये 50 है तो ये 50 है, बिकॉज 100 माइनस 50 इज 50. यस और नो? यस. तो केस 2 पे ध्यान देते हैं. ठीक है. केस 2 मतलब जब यहाँ पे S के साथ 5 ohm को लगाया गया. तो सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस, तो R बाय, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? S and 5 आर इन सीरीज. सीरीज में तो ऐड होता है, सो इट इज S प्लस 5. R बाय S प्लस 5. null point is at 50, so 50 by 50 equals to 50 by 50. Clear? कोई प्रॉब्लम? नो. और R by S plus 5 equals to 1 basically. Yes or no? So let this be equation number 2. Determine the value of R and S. So यहाँ से निकल जाएगा. Equation 1 divided by equation 2 कर देते हैं. ठीक है. So R by S divided by this ना, तो ये उल्टा हो जाएगा. So S plus 5 by R equals to 3 by 2 divided by 1, तो 3 by 2 ही रहेगा. ठीक है ना. R R cancel. So S plus 5 by S equals to 3 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 आके S plus 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 2 S plus 2 multiplied by 5 10 equals to S जगह 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा. thrice S. thrice S minus twice S is S. So implies S equals to 10 ohm. S निकल के आ गया. ठीक है. अभी यहाँ पे बिठा देते हैं. So putting the value of S in equation 1. So R by S, S is 10 equals to 3 by 2. So implies R equals to 15 ohm. Clear students? बहुत easy था. Yes or no? Students, और एक example देखते हैं. In the meter bridge, the null point is found at a distance of 40 centimeter from A. 40 centimeter from A. That means this length is 40 centimeter. That means this is 60. ठीक है. तो for this setup मतलब यहाँ पे R है और यहाँ पे S है. null point कितना मिला? कहाँ पे मिला? 40 सेंटीमीटर. कहाँ से? A से. That means this length is 40 and this is 60. Obviously if this is 40 then 100 minus 40 it has to be 60. अच्छा, तो देख लेते हैं. So case 1. ठीक है. This by this equals to this length by this length. So R by S equals to this length is 40. 40 by 60. By 60. So it is basically 2 by 3. So or R by S equals to 2 by 3. Let this be equation number 1. Case number 2. Next. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. So this time a 12 ohm resistance is connected in parallel with S. Clear? Clear? Now when this 12 ohm resistance is connected in parallel with S, जब इस 12 ohm resistance को S के साथ parallelly connect करवाया गया, the null point occurs at 50 centimeter. null point 50 centimeter में आ गया. अच्छा,
स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, अभी मैंने करवाया था ना, अगर R1 और R2 पैरेलल होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसमें से R इक्विवेलेंट क्या आता है निकल के, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सब याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, 12 और S पैरेलल, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय S बाई 12 प्लस S पैरेलल है, यस और नो। तो लिखते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि R बाय यहाँ पे क्या है 12S बाई 12 प्लस S इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। बट दिस टाइम जैसे ही यहाँ पे S के साथ 12 ओम को पैरेलल में लगाया गया, नल पॉइंट कहाँ पे आ गया 50, सो 50 डिवाइडेड बाय 50, 50 बाय 50। क्लियर क्लियर। या हम लोग लिख सकते हैं R बाई S। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, यहाँ पे 12 बाई 12 प्लस S डिवाइड में 1 बाई है ना, 12 बाई 12 प्लस S यहाँ पे डिवाइड में, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई बेसिकली 12 बाई 12 प्लस S। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो R बाई S के जगह पे बिठा देंगे 2/3, सो 2/3 इक्वल्स टू 12 बाई 12 प्लस S, so implies cross multiply 2 multiplied by 12, it's 24 plus twice S equals to 12 multiplied by 3, 36, so implies twice S equals to 36 minus 24, 36 minus 24, it's 12, implies S equals to 12 by 2, it is 6 ohm। ठीक है ठीक है। So putting the value of S in equation 1, so R by S के जगह पे कितना बिठाएंगे 6 equals to 2/3, implies R equals to 4। क्लियर स्टूडेंट्स, काफी इजी था, यस और नो।